हेलो गाइस, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RNN अकेडमी में। और मैं आपके लिए लेके आया हूं आज ECG लीड प्लेसमेंट के ऊपर टॉपिक। उसके बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है आपका मेरे वीडियोस के ऊपर। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और लोगों के साथ शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स को ये पहुँचें, उनको हेल्प मिले हमारे वीडियोज़ से। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास न्यू वीडियोस की अपडेट आती रहे। ओके गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे ECG 12 लीड्स प्लेसमेंट के बारे में। पहला हम इसको डिस्क्राइब ECG लीड्स प्लेसमेंट, प्रोसीजर डिटेल्स, हाउ टू वर्क एंड यूज ECG, इलेक्ट्रिकल वेव्स, रिकॉर्डिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले ये मशीन है, ECG मशीन कहते हैं इसको। ये दो इमेज है मेरे पास में और ये इमेज है। हम देखेंगे किस सिचुएशन में हमें ECG को करना है। विच सिचुएशन व्हेन वी डू ECG प्रोसीजर, हम किस सिचुएशन में ECG जो है जांच करते हैं, ये प्रोसीजर हमें करना पड़ता है। फर्स्ट में चेस्ट पेन, अगर सीने में दर्द हो रहा हो तब हम करते हैं। कार्डिक डिसीज़ अगर पेशेंट को है तो हम ECG करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर रहे, पेशेंट का BP अगर बढ़ा रहे तो उस सिचुएशन में करते हैं। चेस्ट पेन अगर पेशेंट का हो रहा हो, चेस्ट पेन की कंप्लेंट हो तो हमें ECG करके देखना है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ अगर पेशेंट की हो तो उस सिचुएशन में हमें करना रहती है ECG। इरेगुलर हार्ट बीट होती है तब हमें करना है। डायबिटीज़ के पेशेंट में भी हम कर लेते हैं। इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो उस सिचुएशन में भी हमें ECG की जांच करनी है। या फिर रिदम डिस्टर्बेंस आ रही हो पेशेंट की, या फिर अदर सिचुएशन हो सकती है, उस सिचुएशन में भी हमें ECG की जांच करनी होती है। द हार्ट, हम जानते हैं इसके बारे में, हार्ट के बारे में। ऑल हार्ट मसल इज कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस and initiating a spontaneous electrical discharge। हमारे हार्ट की मसल से सभी कैपेबल रहती हैं अपनी इलेक्ट्रिक वेव जनरेट करने को, और इनकी हार्ट मसल से अपने आप इलेक्ट्रिक वेव्स जनरेट होती रहती हैं। द 12 लीड्स ECG इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिविटी, और हमारी जो 12 लीड मशीन है वो उसको रिकॉर्ड करती है, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक वेव्स को। मेन स्ट्रक्चर्स का देखते हैं। ये मार्कर बना हुआ है, इसके अंदर मार्क बने हुए हैं। साइनोएट्रियल नोड होता है इसमें, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होते हैं, फाइब्रस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, बंडल ऑफ हिज होते हैं, बंडल ऑफ ब्रांचेस होती हैं, बंडल लेफ्ट बंडल ब्रांचेस होती हैं, एंटीरियर बंडल होता है, पोस्टीरियर बंडल होता है और पुरकिंजे फाइबर्स रहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर और हार्ट मसल इसमें इन्वॉल्व रहती हैं हार्ट वेव्स जनरेट करने में। ओके गाइस, द इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ऑफ अ सिंगल कार्डिक साइकिल एंड हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन ECG पेपर। ये ECG पेपर के ऊपर, ये ECG का ग्राफिकल पेपर है और इसके ऊपर ये वेव्स बनी हुई हैं। पहली वेव P है, सेकंड Q, R, S और T। ये नॉर्मल ECG वेव बनी हुई हैं। द आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन, आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन कहते हैं इसको। ये ग्राफ के ऊपर सीधी लाइन बनी हुई है। ये या तो मशीन कनेक्ट ना हो उस सिचुएशन में आती है, या फिर पेशेंट की डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद में ये आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन आती है। जब आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन आने लगती है तो हम पेशेंट की डेथ को डिक्लेयर करते हैं। ECG डिस्कवर्ड बाय विलियम्स एंथोवन 1901 से 02 तक। ये फादर ऑफ ECG कहते हैं विलियम एंथोवन को। इन्होंने 1901 से 1902 में इसकी खोज की थी। ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हम मशीन को कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हम प्रोसीजर को कहते हैं, जिस प्रोसीजर को हम कर रहे हैं। ECG प्रिंट की जो स्पीड रहती है वो 25 mm/h रहती है। फादर ऑफ ECG विलियम एंथोवन को कहते हैं। ओके गाइस, हम समझते हैं कार्डिक साइकिल को। 1 कार्डिक साइकिल इज 1 हार्ट बीट। एक कार्डिक साइकिल के बराबर एक हार्ट बीट
होती है। द नॉर्मल कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में हमारा एक नॉर्मल कार्डियक साइकिल होता है। पी वेव कब जनरेट होती है? एट्रियम डिपोलराइजेशन, जब एट्रियम का डिपोलराइजेशन होता है तब पी वेव जनरेट होती है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जब होगा और हार्ट का जो एट्रियम रहेगा वो खाली रहेगा, उस सिचुएशन को हम एट्रियम डिपोलराइजेशन कहते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन जब होगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा और एम्प्टी वेंट्रिकल होंगे, यानी वेंट्रिकल के अंदर ब्लड नहीं होगा, उसको उससे जो वेव्स जनरेट होंगी उसको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्यूआरएक्स को हम साथ में गिनते हैं। ओके गाइस। एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट कब होता है? एट्रियम रिपोलराइजेशन, जब रिलैक्सेशन एट्रियम टू फिल ब्लड एट्रियम, जब हार्ट रिलैक्स रहता है और ब्लड एट्रियम के अंदर फिल हो रहा होता है, उसको एट्रियम रिपोलराइजेशन कहते हैं। उससे जो वेव्स जनरेट होती है उसको एसटी सेगमेंट कहते हैं। लास्ट वन इज टी वेव। टी वेव कब जनरेट होती है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन जब होता है तब टी वेव जनरेट होती है। रिलैक्सेशन वेंट्रिकल टू फिल ब्लड इन वेंट्रिकल, जब हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं और वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जा रहा होता है तब टी वेव जनरेट होती है। अब हम कुछ एब्रिविएशंस देख लेते हैं। डिपोलराइजेशन मीन्स होता है एम्प्टी ब्लड इन हार्ट चैम्बर, जब हार्ट चैम्बर खाली होते हैं उसको डिपोलराइजेशन कहते हैं। और रिपोलराइजेशन फिलिंग ब्लड इन द हार्ट, जब हार्ट के चैम्बर्स के अंदर ब्लड फिल हो रहा होता है उसको हम रिपोलराइजेशन कहते हैं। डायस्टोलिक कंडीशन कौन सी होती है? हार्ट रिलैक्स टाइम, यानी जब हार्ट रिलैक्सिंग टाइम में रहता है तब डायस्टोलिक कंडीशन कहते हैं। सिस्टोलिक कंडीशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब पंप हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, पंपिंग करता है, बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, कॉन्ट्रैक्शन टाइम, उसको हम सिस्टोलिक कंडीशन कहते हैं। हम लीड्स के बारे में जानते हैं, लीड्स के फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे यहाँ पे। AVR जो लीड रहती है उसको अगुमेंटेड वोल्टेज राइट कहते हैं। AVL रहती है अगुमेंटेड वोल्टेज लेफ्ट। AVF जो लीड रहती है उसको अगुमेंटेड वोल्टेज फुट, यानी ये AVF जो लीड रहती है ये फुट में कनेक्ट होती है। अब लीड्स डिटेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट होती है यूनिपोलर लीड। यूनिपोलर लीड को हम चेस्ट लीड भी कहते हैं, पेरिकार्डियल लीड भी कहते हैं। ठीक है गाइस। तो यूनिपोलर लीड के अंदर कौन कौन सी लीड इन्वॉल्व होती हैं? V1, V2, V3, V4, V5, V6। ये C1, C2, C3, C4, C5, 6 नाम से भी आती हैं। या तो V1 होगा या C1 होगा। ओके गाइस, या तो इसको C1 से इसका सीरियल स्टार्ट होगा या फिर V1 से इसका स्टार्ट हो सकता है। वी कैन सी एंटीरियर व्यू ऑफ द हार्ट। हम हार्ट के एंटीरियर व्यू को कौन कौन सी लीड के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं, उसमें V1, V2, V3, V4 लीड्स इन्वॉल्व होती हैं और यही एंटीरियर व्यू से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को रिकॉर्ड करती हैं। फिर लेटरल व्यू ऑफ हार्ट, लेटरल व्यू से कौन सी लीड इनको रिकॉर्ड्स करती हैं, उसमें V5 एंड V6 लीड इन्वॉल्व होती हैं। सेकंड होता है इसमें बाइपोलर लीड। बाइपोलर लीड के अंदर 1, 2, 3 और AVR, AVL एंड AVF लीड्स इन्वॉल्व होती हैं। इट्स मेक ट्राइंगल वी कैन सी 6 साइड हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ एंड रिकॉर्डेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्टिविटीज़। बाइपोलर लीड्स में ये 6 लीड इन्वॉल्व होती हैं और इसमें हम इसका ट्रायंगल बनता है। फिजिकली ये 3 होती हैं, चौथी इसमें नन रहती है जो राइट फुट में हम लगाते हैं, ब्लैक कलर रहता है इसका, उसको नन कहते हैं, है ना। तो ये 3 रहती हैं, लेकिन 3 ये एक ट्रायंगल बनाती हैं। हम आगे इसके बारे में जानेंगे। ये इमेज है जिसमें बताया गया है किस कलर की लीड्स कहाँ लगाई जाती है। तो AHA यानी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग अलग गाइडलाइन है, अलग उनका कलर कोडिंग है, और इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कमीशन के अकॉर्डिंग अलग है। हमारे इंडिया के अंदर इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कमीशन के अकॉर्डिंग लीड्स लगाई जाती हैं। तो राइट आर्म के ऊपर जो हमारे इंडिया में रहता है वो राइट आर्म में
रेड रहती है, लेफ्ट में येलो रहती है, और जो राइट फुट में लगाते हैं जिसको नन कहते हैं वो ब्लैक कलर की लीड रहती है। लेफ्ट फुट में जो लगाते हैं वो ग्रीन रहती है। देन उसके बाद V1 का कलर या तो वाइट हो सकता है या रेड हो सकता है, और V2 का कलर वाइट हो सकता है या येलो हो सकता है। V3 का कलर वाइट हो सकता है, V3 का कलर वाइट हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। V4 का कलर वाइट या फिर ब्राउन हो सकता है। V5 का जो रहेगा वो ब्लैक रह सकता है, और V6 का जो रहेगा वो पर्पल हो सकता है। हमारे यहाँ पे या तो V1 से डिनोट करेंगे या फिर C1 से स्टार्ट, जैसे इसमें लिखा हुआ है C1 C2 C3 C4 C5 C6, तो V1 भी हो सकता है और C1 भी हो सकता है। दोनों हमारे यहाँ पे उनके नाम को डिनोट कर सकते हैं, C1 या V1 से। ओके गाइस, अच्छे से आप इसमें उसको देख लीजिए। देन उसके बाद में किस पोजीशन में हम लेते हैं और कहाँ कहाँ किस लीड को प्लेस करते हैं उसके बारे में भी दिखाया गया है। ये इमेज है, जैसे इसमें फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर V1 को लगाते हैं, फोर्थ इंटरकोस्टल पे V1 को भी लगाते हैं राइट में। देन उसके बाद में लेफ्ट में V2 को लगाते हैं फोर्थ इंटरकोस्टल में सेम पोजीशन पे। देन उसके बाद में जो V3 हम लगाते हैं तो वो होना चाहिए हाफ वे बिटवीन V2 एंड V4 और V2 के बीच में हम उस V3 को प्लेस करते हैं। और फर्स्ट मिड क्लेविकुलर लाइन इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हम जो लगाते हैं वो V4 को लगाते हैं, यानी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर हमें V3 को लगाना है। देन उसके बाद में आएगा द लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हमें V5 को लगाना है, कहाँ पे, एक्सिलरी आर्टीरियर एक्सिलरी लाइन के ऊपर हमें फिफ्थ इंटरकोस्टल पे, जैसे दिखाया गया इसमें उसी तरह हमें इसको प्लेस्ड करना है। देन उसके बाद में द लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और एक्सिलरी मिड एक्सिलरी लाइन में हमें V6 को लगाना है। एक्सिलरी मिड एक्सिलरी लाइन में हमें फिफ्थ इंटरकोस्टल पे V6 को प्लेस करना है। दोनों व्यूज दिखाए गए हैं इस इमेज में। ये इमेज है जिसमें भी दिखाया गया है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद ये इमेज है और इसमें दिखाया गया है कि जो राइट फुट में हम लगाते हैं ब्लैक कलर का जो लीड्स इसमें प्लेस करते हैं वो अर्थिंग के लिए रहती है, और राइट से हमारा नेगेटिव और लेफ्ट से हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को रिकॉर्ड करते हैं। ओके गाइस, देन ये हम बात कर रहे थे एंथोवल्स ट्रायंगल, जिसमें AVF, AVL, AVR जो हम लगाते हैं लीड्स, उसके अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल बनता है और हम 6 साइड से इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसलिए इनको 6 लीड बोला जाता है। और इनको हम 6 जगह से 6 दिशाओं से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं हार्ट की इम्पल्सेस को। इसको एंथोवल्स ट्रायंगल कहते हैं। ये विलियम एंथोवल्स के नाम पे रखा गया है नाम इस ट्रायंगल का। ओवरव्यू के बारे में देखते हैं। अ 12 ली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG provide information about the electrical system of the heart from 12 different views or leads. Common uses of a 12 lead ECG include diagnosis of acute coronary syndrome, identification of dysrhythmias, and determination of the effects of medications or electrolytes on the electrical system on the heart. तो इसमें उसने बोला है कि 6 व्यूज से हम देखते हैं, 6 टाइप की व्यूज। यूनिपोलर 6 टाइप की रहती हैं। देन उसके बाद में बाइपोलर 6 लीड हम ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मानते हैं। तो टोटल जो रहती हैं वो 12 व्यूज़ के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिकल वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो उसमें उसने बोला है कि हम डिफरेंट व्यूज़ से देखते हैं और उसकी पॉजिटिव नेगेटिव वेव्स को हार्ट सही वर्क कर रहा है, उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सही तरीके से चल रही है या फिर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है, उसको हम फाइंड करते हैं। देन उसके बाद हम डायग्नोसिस उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि पेशेंट को कहीं कोरोनरी सिंड्रोम तो नहीं है, हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज़ तो नहीं है, ये प्रॉपर वे में चल रहा है या नहीं चल रहा है, एक रिदम में चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर किसी इलेक्ट्रोलाइट का, पोटेशियम का या फिर किसी अदर इलेक्ट्रोलाइट का कोई इफेक्ट तो नहीं है उसके ऊपर, हार्ट के ऊपर। देन कोई मेडिसिन का इफेक्ट तो नहीं है।
तो उसको हम फाइंड करते हैं ईसीजी के अकॉर्डिंग। हम फाइंडिंग निकाल सकते हैं कि किस चीज़ से कौन सा डिफेक्ट हुआ है या इफेक्ट हुआ है हमारी हार्ट मसल्स के ऊपर या उसकी एक्टिविटी के ऊपर, ये हम उसमें फाइंड करते हैं। देयर आर 6 चेस्ट पेरिकॉर्डियल लीड्स एंड 4 लिम्ब लीड। इसमें जो चेस्ट लीड रहती हैं वो रहती हैं कितनी, 6 रहती हैं। देन 4 रहती हैं लिम्ब लीड, जिसमें एक रहती है नन लीड। देन उसके बाद जो हमने एंथोवन ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखा कि हम उसको 6 टाइप से, हम उसको 6 तरीके से, 6 व्यू से हम उसको हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वो 12 लीड बोला गया है इनको। The supine position is the best, but follower or other position may be used for comfort. ECG should be recorded in the same position each time to ensure that tracing changes are not caused by changes in body position. If another position is clinically required, not the position on the tracing or the commonest of the LCD input, do not compromise leads placement because of her medication patches. Relocate the medication patches before applying the leads. इसमें उसने बोला है कि हम प्रॉपर पोजीशन में हम रखना है, जहाँ तक है हम सुपाइन पोजीशन में ही पेशेंट की ईसीजी करेंगे। और अगर हम पोजीशन इसमें चेंज करेंगे और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें सुपाइन पोजीशन ही रखना चाहिए। हम सुपाइन पोजीशन में ही करते हैं। और देन उसके बाद में अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं पेशेंट की, तो हो सकता हो कि जो प्रॉपरली रीडिंग आ रही है इलेक्ट्रिकल वेव्स की वो चेंज हो सकती है। और या फिर किसी पैच वगैरह जो लगे रहते हैं, हार्ट रेट बढ़ाने के लिए पैचेस लगे रहते हैं। जब भी हम लीड्स को पुट करेंगे बॉडी के ऊपर, तो पैचेस हमें एक बार देख लेना है, कोई पैचेस तो नहीं लगे हैं, इलेक्ट्रिकल पैचेस तो नहीं लगे हैं, जिसकी वजह से भी जो है उसमें वाइब्रेशन आ सकते हैं, ईसीजी में चेंजेस आ सकती हैं। देन उसके बाद में हमें प्रॉपरली चेक करना है। उसके बाद में ही हमें उसमें डाटा भरना पड़ता है, पेशेंट का नाम, एज, टाइमिंग, ये सब चीज़ें हमें उसमें फिलअप करनी होती हैं। ओके, expose only the necessary part of the patient, legs, arm and chest. This provide privacy and warmth which reduce anxiety, severity and resulting artifacts. और हमें क्या करना है, पेशेंट की लेग, आर्म और चेस्ट को कंफर्टेबल पोजीशन तो हमें देना ही है, साथ में एटमॉस्फेयर भी जहाँ पेशेंट को रखेंगे एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, ताकि पेशेंट को एंजाइटी ना हो और उसको पेशेंट को सिवरिंग ना हो, ताकि वो हिले डोले ना। हिलने डुलने से भी वाइब्रेशन आ सकते हैं लीड्स के अंदर। उसमें फाइंडिंग पे प्रॉपरली आप नहीं दे सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या फाइंडिंग आ रही है, क्योंकि वाइब्रेशन रहेंगे तो प्रॉपर आप उसको चेक नहीं कर सकते हो ईसीजी रीडिंग्स को। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग प्रोसीजर, हमें कुछ चीज़ें बहुत ही ध्यान में रख के और ईसीजी करनी होती है। ईसीजी टेस्ट यूजुअली टेक 5 to 10 मिनट, 5 से 10 मिनट के अंदर हम ईसीजी कर लेते हैं। देन बी आस्क पेशेंट नेम, एज, चेक, फाइल, बी हैव अ राइट पेशेंट। सबसे पहले हमें पेशेंट का नाम पूछना है, उसकी एज पूछना है और उसकी फ़ाइल भी चेक करनी है कि पेशेंट राइट तो है, सही तो है, हम सही पेशेंट की ईसीजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं किसी दूसरे पेशेंट की ईसीजी होना हो और आप जाके किसी दूसरे पेशेंट की कर दो। तो हमें सबसे पहले ये क्लियर करना होता है कि पेशेंट वही है। सारी चीज़ चेक करने के बाद ही हम अपने प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। आप इंट्रोड्यूस करते हो, बताते हो कि मेरा नाम ये है और मैं ये प्रोसीजर आपके ऊपर, आपकी ईसीजी होनी है, तो आपकी ईसीजी करने आए हैं हम, है ना। उसके बाद ही आप प्रोसीजर को स्टार्ट करोगे पेशेंट के ऊपर। ओके, उसको प्राइवेसी भी प्रोवाइड करवाना है पेशेंट को, है ना। कर्टन लगाओगे या फिर उसको डोर क्लोज करने के बाद ही आप ईसीजी करोगे, ऐसे खुले में आप नहीं करोगे। पेशेंट को आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करवानी है। ओके गाइज, देन पेशेंट कीप सुपाइन पोजीशन एंड डोंट मूव ड्यूरिंग प्रोसीजर। हाँ, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन यानी सुपाइन हम सीधे पेशेंट को लेटाएंगे और पेशेंट को बता देना है कि आपको प्रोसीजर के दौरान मूवमेंट नहीं, हिलना डुलना नहीं है, नहीं तो इसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे, तो फाइंडिंग सही पता नहीं चल पाएगी आपकी ईसीजी में, है ना। तो पेशेंट को पहले हमें समझा देना है। अनकॉन्शियस पेशेंट है तो वो कुछ नहीं करेगा, उसमें तो आप इजीली निकाल सकते हो, है ना। देन ईसीजी रिकॉर्ड्स हार्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ईसीजी के अंदर हार्ट की इलेक्ट्रिकल जो वेव्स रहती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों को हम रिकॉर्ड करते हैं। पेशेंट डोंट टच टू बेड
रेलिंग्स। हमें सबसे पहले ये भी देखना है कि पेशेंट कहीं बेड रेलिंग्स में कहीं टच तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर बेड रेलिंग में वो टच हो रहा होगा तो उसकी जो वेव्स रहेंगी उसके थ्रू जो पेशेंट को अर्थिंग मिलेगी, तो इलेक्ट्रिकल वेव्स चेंज हो जाएंगी, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेंज आएगी, रीडिंग्स में फाइंडिंग आप प्रॉपरली पता नहीं कर सकते हो, उसमें वाइब्रेशन आएंगे, है ना। तो पेशेंट को हमें पूरा इंश्योर कर लेना है कि पेशेंट कहीं बेड की रेलिंग से टच तो नहीं हो रहा है। देन उसके बाद ही हमें परफॉर्म करना है। बी आस्क पेशेंट यू हैव एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लाइक मोबाइल एंड कॉइन्स। हमें पेशेंट से पूछना है प्रोसीजर करने के पहले कि आपके पास में कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस तो नहीं है, मोबाइल तो नहीं रखा आपने जिम में, या फिर कहीं सिक्के कॉइन्स वगैरह आपने जिम में डाल के तो नहीं रखे, उससे भी चेंजेस आने के चांसेस रहते हैं। पुट ऑन द लीड्स विथ वाटर जेली। हम जब भी लीड्स को पुट करेंगे, लगाएंगे, तो हमें वाटर जेली का यूज़ करना है, तभी वो प्रॉपरली ग्रिप बना पाएगा चेस्ट के ऊपर, क्योंकि मेंस के जो हेयर्स रहते हैं चेस्ट के ऊपर प्रॉपरली ग्रिप नहीं बना पाती लीड्स, इसलिए हमें जेली का, वाटर जेली आती है उसका हमें प्रॉपरली यूज़ करना है। देन उसके थ्रू हम उसको पुट करेंगे तो वो इजीली उसको ग्रिप कर लेगी, ग्रिप बना लेगी स्किन को। यूज़ वाटर जेली बिकॉज चेस्ट हेयर दे नॉट गिव प्रॉपरली ग्रिप लीड्स। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि प्रॉपरली ग्रिप नहीं बना पाता, इसलिए हमें वाटर जेली का यूज करना है। मशीन लीड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज 5 to 6 सेकेंड आफ्टर दैट गिव प्रिंट। मशीन को 5 से 6 सेकेंड प्रॉपर चाहिए रहते हैं, उसकी जो एक्टिविटी चलती है मशीन के अंदर डिस्प्ले पर, जो प्रॉपर एक्टिविटी रहेगी 5 से 6 सेकेंड की, वो उसको क्या कर लेती है, उसको रिकॉर्ड कर लेती है, और देन उसके बाद में वो प्रिंट देती है। प्रिंट देने के बाद हम रिपोर्ट को ले लेते हैं, उसमें नाम वगैरह सब फिलअप होता है, हम उसमें मशीन में डाल के नाम, एज, एवरीथिंग उसमें प्रॉपरली उसमें पुट कर देते हैं। देन हमें प्रिंट को लेना है, और प्रिंट लेने के बाद में हम लीड्स को रिमूव करेंगे पेशेंट के ऊपर से। पेशेंट की लीड रिमूव करने के बाद हमें प्रॉपरली मशीन को रखना है। देन उसके बाद में हमें आफ्टर टेक रिपोर्ट बी क्लीन जेली थ्रू कॉटन। हमें पेशेंट के ऊपर से उस जेली को कॉटन से रिमूव करना है, साफ़ करना है। ओके गाइस, और साफ़ करने के बाद में हमें पेशेंट की रिपोर्ट जो है उसमें फाइल में लगा देनी है। थैंक यू गाइस। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपने सजेशंस भी दें, और आपके वीडियो देखने से पहले आप लाइक कर दिया करें, ताकि ये उन स्टूडेंट्स को मिले और उनको मिले जिनको पता नहीं है। आपको अगर पता है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके द्वारा लाइक किया जाएगा तो ये उनके पास भी पहुंचेगा जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है इन वीडियोज़ की। ठीक है गाइस, तो थैंक यू वेरी मच।